अब पहले तो हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम होती क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हम कहते किस चीज को है, यानी हमारे पास अगर कोई भी जिस्म साकिन हो या फिर वो यकसा एक ही तरह की वेलोसिटी में हरकत कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं ये उसकी जो हालत है ये कौन सी है, इक्विलिब्रियम की हालत में ये ऑब्जेक्ट या ये बॉडी या ये जिस्म जो है वो मौजूद है इक्विलिब्रियम की हालत में। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर रही हूँ कि कोई एक मैं किताब उठाती हूँ, उस किताब को मैं मेज़ के ऊपर रख देती हूँ। जब वो किताब को मैं मेज़ के ऊपर रखती हूँ तो उस पे दो तरह की फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, एक तो ज़मीन की कशिश उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, दूसरा उस किताब का अपना भी वज़न होता है। तो किताब का वज़न और ज़मीन की जो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती है, वो उसने इस किताब को बैलेंस करके इक्विलिब्रियम की पोजीशन में या इक्विलिब्रियम की हालत में लाया है, जिसकी वजह से वो किताब जो है इस मेज के ऊपर पड़ी है। या अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी होता है। फॉर एग्जांपल कि एक मेज़ पर जो पड़ी हुई किताब है, जब कोई जिस्म एक सीधे ख़त पर यकसा में, यानी जब हमारे पास एक सिंपल एक पॉइंट आ जाता है और उस पॉइंट पे वो जिस्म जो है वो यकसा यानी एक ही कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही होती है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होती है, जब वो हरकत कर तो रही है लेकिन उसकी जो हरकत है या वो जिस्म जब मूवमेंट कर रहा होता है एक ही पॉइंट पे अपनी एक यकसा वेलोसिटी के साथ हरकत में है, तो वो इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन कौन सी इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। सेम ही हमारे पास केमिस्ट्री में भी था कि जैसे इक्विलिब्रियम जो रिएक्शंस थे कि उसमें रिवर्स रिएक्शन और उसमें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था और एक रिवर्स रिएक्शन था, कि जब इन दोनों की जो रेट है या टाइमिंग है कि वो रिएक्शन किस तरह एक दफ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उस कितनी मिकदार में, और कितनी मिकदार में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वापस चेंज हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स में, तो इनकी जो वो टाइमिंग होती है, क्योंकि वो हरकत तो कर रहे होते हैं, मूवमेंट वो कर रहे होते हैं एक रेगुलर एक इक्वल स्पीड के साथ, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइमिंग के साथ या इक्वल टाइम के साथ, तो वहाँ पे भी हम कहते हैं कि जो वो इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन के अंदर होता है उसको भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ अप्लाई होगी। लेकिन अगर मैं देखूं कि एक किताब मुकम्मल तौर पे सुकून की हालत में है, तो उसको मैं कहूँगी हाँ ये इक्विलिब्रियम है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक मिसाल बता दी कि जब हम मेज़ पे एक किताब को रखते हैं, अब किताब पड़ी तो है, उसमें उसका अपना वज़न भी आ रहा है, दूसरा ज़मीन की जो कशिश है वो भी उसको अपनी तरफ खींचती है, तो दो चीज़ें अप्लाई हो रही है। लेकिन किताब जो है वो बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में है, सुकून की हालत में है, तो वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कौन सी इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसको कहा जाता है। अब आगे हमारे पास क्या है कि हम किस तरह पहचान सकते हैं, हमारे पास कुछ शरायत होते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। तो पहली इक्विलिब्रियम की जो शर्त है, सिलेबस में नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, ये है आपके टॉपिक, ये सिर्फ एक इक्विलिब्रियम में नहीं तो इक्विलिब्रियम सिर्फ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, एक सेकंड जी मिस, और नहीं है। तो ये बाकी चीजें तो इसके साथ मेन इम्पोर्टेंट है, ये तो लाजमी होनी चाहिए थी। एक सेकंड में एक दफा सिलेबस में चेक करती हूँ। ना इक्विलिब्रियम की शरायत है, ना इक्विलिब्रियम की हालत है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन बस इतना छोटा सा, जी एक सेकंड में इसको चेक करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अच्छा हाँ, सिर्फ ये इसकी डेफिनेशन है, फिर बाकी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं इसमें। अच्छा चलिए, वैसे भी मैं ये शरायत आपको बता देती हूँ कि कब हमारे पास एक बॉडी जो है वो किस तरह इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है। आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, आगे आपको काम आएगा। ठीक है जी। अब क्या है कि अगर मैं देखूं, जो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं या दो शर्तें होती हैं कि कोई भी जिस्म जो है वो कब इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। तो पहले अगर मैं देखूं, पहले पोजीशन ये है कि अगर मेरे पास ये सामने आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, एक बॉडी नज़र आ रही है, उस पर तीन तरफ से जो है वो फोर्स अमल कर रही है। कैसे, एक ये वाले डायरेक्शन है कि एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक गेंद है, मैं यहाँ से उस पर
फोर्स कुवत लगा रही हूँ, मेरे सामने आप खड़ी हो, आप जो है उस पर दूसरी कुवत लगा रही हो, तो फोर्सेस जो है वो दो तरह के, एक प्लस की तरफ जा रहा है और एक नेगेटिव। तो ये वाला प्लस और ये नेगेटिव माइनस जो है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जीरो। और साथ में वो कह रहे हैं कि नीचे से जमीन यानी ग्रेविटी जो है वो भी, फोर्स भी उस पर लग रहा होता है। कोई भी ऐसा जिस्म जिसके ऊपर हर तरफ से जितनी भी फोर्सेस लगती हैं, उन सब फोर्सेस का जब हम टोटल निकालते हैं, जमा निकालते हैं, तो वो बराबर होना चाहिए किसके, जीरो के। तब हम कह जीरो। सकते हैं कि हाँ, ये बॉडी जो है ये किस पोजीशन में है, ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट हालत जो है वो ये है। सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने टॉर्क का टॉपिक पढ़ाया था, टॉर्क क्या होता है कि जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, कुवत लगाते हैं, और लगाने के बाद वो उस जगह पे उस जगह से क्या करे, वो उस बॉडी को मजबूर कर दे कि वो उसकी पोजीशन या उसकी जगह को तब्दील कर देता है, उसमें मूवमेंट आ जाती है, हरकत आ जाती है। तो सेकंड कंडीशन ये होगी कि जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और उस ऑब्जेक्ट पे आप जितने भी उस पे फोर्स अप्लाई करोगे, और उस फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है या उसका जो घूमना होता है, उसकी जगह का तब्दील होना, उसका जो टोटल होगा वो बराबर होना चाहिए जीरो के, ठीक है। तो वो हमारे पास कहलाएगा कि ये इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन है। अच्छा चलिए, अभी इसी का एक्सरसाइज पे आते हैं। इसके मैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, इसमें जो आपके पास न्यूमेरिकल है वो है 5 और 6, 4 और नहीं, एक सेकेंड, 4 और 5 न्यूमेरिकल है इसमें। कहाँ है? न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5 ये आपके पास है पेज जी। नंबर 118 और 119 पेज पर है। मिस न्यूमेरिकल्स वैसे हमें नहीं करवाए मिस। अच्छा, नहीं तो अभी जो चैप्टर होगा उसमें जो जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपको करवाती जाऊंगी, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स भी जो है उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ओके। ठीक है। अब इसमें है भी जी। हमारे पास सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल नंबर 4 है और दूसरा न्यूमेरिकल नंबर 5 है। तो ये मैं आपको करवा देती हूँ जी। न्यूमेरिकल नंबर 4 को देखते हैं। उस फोर्स की मिकदार और सिमत बताइए जिसकी अमूदी और उफ़की अजरा बिलतरतीब एफ एक्स पे 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, और एफ वाई पे जो वाई एक्सिस है उसमें 12 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। अब हमने उसका एक तो न्यूटन बताना है कि उसकी मिकदार कितनी है फोर्स की, और वो फोर्स जो है वो किस सिमत में है, और साथ में हमने उसका जो है वो एंगल भी बताना है कि वो कितने एंगल के साथ ये बन रहा है, ठीक है। उसका अमूदी और उफ़की अजरा क्या, मतलब उसका अमूदी क्या है या उसका एंगल क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास उसमें उसकी जो जो वैल्यूज़ उन्होंने दी है वो लिखेंगे पहले। मैं बोर्ड लिख, अच्छा, अब अमूदी और उफ़की अजरा यानी हमने इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड करना है। तो इसमें मैग्नीट्यूड के लिए हमारा हमारे पास जो है इसका एक अलग फार्मूला होगा, तो वो हमने अप्लाई करना है। पहले हमने फोर्सेस देखने हैं कि इन्होंने जो हमें फोर्स दिया है वो फोर्स जो कि एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो उस पर कितनी फोर्स अप्लाई होती है, 5 न्यूटन फोर्स वो लगा रहे हैं। फिर अगर हम एफ वाई एक्सिस पे देखेंगे, यानी हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, यहाँ से जो है वो वाई एक्सिस है और इधर से जो है वो क्या है, वो एक्स एक्सिस है। दोनों तरफ से इस पे फोर्सेस अमल कर रही हैं, ताकत जो है, कुवत हम इस पे लगा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो है इस पे लग रहा है 5 न्यूटन की फोर्स, और वाई एक्सिस पे इस पे लग रहा है 12 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। तो एफ वाई हमारे पास इक्वल हो जाएगा 12 न्यूटन के। आवाज आ रही है आपको मरियम? जी मिस। ठीक है। अब इसके बाद ये तो उन्होंने हमें डाटा दिया है गिवन।
हमने क्या निकालना है, हमने इसमें इसकी फोर्स देखनी है और फोर्स हमें पता नहीं है। सबने पहले हमने फोर्स निकालना है, दूसरा हमने इसका जाविया भी निकालना है कि इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, ये हमें नहीं पता, ये भी हमने निकालना है। और हमने इसका ये जो टोटल फोर्स है कि इन दोनों पे मिला के एक बॉडी पे कितना फोर्स अमल कर रहा है वो भी हमें नहीं पता। ये दो चीज़ें हमने निकालनी है। एंगल भी नहीं पता, तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड के लिए, इस एंगल को निकालने सॉरी न्यूटन को निकालने के लिए, वो बराबर होगा टोटल फोर्स अंडर रूट के अंदर एफ एक्स की वैल्यू, यानी ये मैं आपको 4.4 करवा रही हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास 4 और 5 है ना जी आपके सिलेबस में, तो वो करवा रही हूँ पहले। 6 और जी मिस 4 और 5 तो मिस इसकी वैल्यूज मिस गलत नहीं है। वैल्यूज कैसे गलत है मिस? यहाँ पर एक रंग करने वाला 6 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जैसा कि शिकल 4.25 में दिखाया गया है। प्लेटफॉर्म का वजन 200 न्यूटन है। 500 न्यूटन इज इक्वल टू T1 और T2 इज इक्वल टू 300 अच्छा न्यूटन। आपने कौन सा चैप्टर निकाला हुआ है? पेज नंबर 118 देखिए, पेज नंबर 118। ओके मिस, ये क्योंकि हम चौथा चैप्टर कर रहे हैं ना जी। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 जो न्यूमेरिकल है उसको देखो, वो क्या दिया हुआ है। जी मिस। ठीक है जी जी मिस। अभी आपने कौन सा चैप्टर निकाला हुआ है? मिस मैंने चैप्टर नहीं, यही चैप्टर तो मिस दूसरे पेज में, मिस में 113 पेज में थी। अच्छा वो तो हमारे पास 113 पेज, वो तो फिर अलग से। अच्छा वो तो यहाँ पे इसकी इन्होंने हमें वो दी हुई है ना, मिसाल दी है, तो मैं आपको एक्सरसाइज का करवा रही हूँ। ठीक है तो अब ये हमारे पास फोर्सेस आ गई हैं। हमने अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब इन्होंने दो फोर्सेस दी होंगी, उन दोनों फोर्सेस को जमा करने के बाद हमने उसका टोटल फोर्स निकालना है। तो वो फॉर्मूला हमारे पास बराबर होता है F इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर। उसमें हमने जमा करना होता है जो वाई एक्सिस पे फोर्स लग रही होती है वो, ठीक है, उसका भी हमने स्क्वायर लेना है। अब जो एक्स पे मेरे पास फोर्स अप्लाई हो रही थी वो कितनी फोर्स थी? वो 5 न्यूटन की फोर्स है। तो इसी अंडर रूट के अंदर मैं 5 का क्या ले लूंगी? 5 न्यूटन का स्क्वायर प्लस y जो था वो मेरे पास कितना न्यूटन था? वो 12 न्यूटन था। ठीक है, जो कि ऊपर से y एक्सिस पे अप्लाई हो रही है, तो इसी 12 का भी मैं क्या ले लूंगी? यहाँ पे स्क्वायर ले लूंगी। 5 कितना होगा? 5 का स्क्वायर लूंगी तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या बनेगा? 12 144 125 जी जी 144। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद ये मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 और 4 9, 4 ये हो जाएगा 6 और 1 169 हो जाएगा टोटल। ठीक है, इनको जमा करने के बाद जी प्लस करना है, फॉर्मूला प्लस का है। ठीक है जी। अब जब मैं इनको प्लस करूंगी मेरे पास ये आ गया। अब मैंने इसका ये जजर खत्म करना है, तो जजर खत्म करने के लिए मैं क्या लूंगी? दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर दूंगी। जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लूंगी तो ये इसके ऊपर तो स्क्वायर आ गया है, लेकिन ये जजर जो है स्क्वायर के साथ खत्म हो गया। अगर मैं इसका अंडर रूट की वैल्यू निकाल लेती हूँ, चलो इसके हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसको 169 का जजर, 169 का जजर क्या होगा? मिस मैं 13 और 13 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो बराबर होगा 169 के। अब 13 मेरे पास कितनी दफा आया है? 2 दफा आया है। तो ये जब 2 दफा आएगा तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख देती हूँ कि इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जजर के अंदर 13 के ऊपर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये जजर खत्म। मेरे पास 13 जो है वो आसानी से बाहर आ जाएगा, तो ये 13 न्यूटन जो है ये इसकी क्या हो जाएगी? फोर्स हो जाएगी। जी मिस ये दूसरा तरीका आसान है। चले ठीक है। अब इसके बाद हमने इसका क्या निकालना है? एंगल भी फाइंड आउट करना है, जो कि हमें नहीं पता था। हमने एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे पास दो चीजें आ रही है, कौन कौन सी है? एक्स और वाई एक्सिस है। जब भी एक्स और वाई एक्सिस आएगा इसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है? अगर मैं सिंपल
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वैसे ही आपको फोर्स बताती हूँ कि अगर मेरे पास टोटल फोर्स आई होती है और उस फोर्स को मैं दो हिस्सों में तकसीम करती हूँ, एफ एक्स को अलग निकालूंगी और एफ वाई को अलग निकालूंगी, क्योंकि ये पहले मुकम्मल एक टोटल फोर्स मेरे पास मौजूद है, मैंने उनको दो हिस्सों में तकसीम करना है। जब मैं उसको दो हिस्सों में तकसीम करूंगी तो मेरे पास इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनती है वो एफ एक्स कॉस थीटा बनती है, ठीक है। और y के लिए अगर अलग मैं करूंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो वो y साइन थीटा होता है। दो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमारे पास तीन चीजें आती है, एक कॉस और एक साइन थीटा, एक हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा। वो कब अप्लाई होता है? जब हमारे पास f और x इन्होंने क्वेश्चन में दिया हो और हमने उसकी टोटल फोर्स निकालनी होती है, तो वो बराबर होती है किस चीज के? टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट। अब ये दो चीजें हमारे पास पहले से मौजूद हैं, हमें इसको नहीं करना, हमने किस चीज को लेना है? हमने इस टेंजेंट को लेना है। तो इस टेंजेंट को अभी मैं यहाँ पे लेकर फॉर्मूला हम इसका बनाते हैं। ये मेरे पास कुछ इस तरह होगा कि थीटा जो है वो बराबर है किस चीज के? टेंजेंट के। अब टेंजेंट थीटा यहाँ रह गया है, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, इसको मैं आपको सही से बता देती हूँ। टेंजेंट थीटा बराबर होता है एफ वाई को जब हम एफ एक्स से डिवाइड करते हैं, तो ये बराबर होगा टेंजेंट के। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए, तो ये यहीं पे रहेगा। ये टेंजेंट जो है वो मैं इक्वेशन के इस तरफ ले आऊंगी, ये कुछ इस तरह बनेगा कि थीटा इज इक्वल टू, अब टेंजेंट ने अपनी जगह छोड़ी है, इधर ये प्लस में था, जब इधर आ जाएगा ये क्या हो जाएगा? माइनस में, इन्वर्स हो जाएगा, उसका उलट बन जाएगा और ये आ जाएगा एफ वाई और एफ एक्स जो है वो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, ये इसको अभी हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो टेंजेंट जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। एफ वाई की वैल्यू कितनी है? जो पीछे इन्होंने हमें दी थी 12 न्यूटन था, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी है? 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। और एफ एक्स जो थी वो कितनी थी? वो हमारे पास 5 न्यूटन उसकी वैल्यू थी। अब हमने करना क्या है, इन 12 और 5 को पहले डिवाइड कर देना है। तो ये मैं कैलकुलेटर से यहाँ करके दे रही हूँ आपको, 12 डिवाइडेड बाय 5, ये बराबर हो गया किस चीज़ के? 2.4 न्यूटन के। अब इस 2.4 के हमें क्या निकालना है? इसके साथ लिखा हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2.4, ठीक है। अब इसकी हम लोगों ने क्या करना है, इसी कैलकुलेटर में जाके साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमने इसकी वैल्यू किस चीज में जी आवाज नहीं आ रही आपकी? जी मरियम? नो मैं सर मेरी कुछ भी नहीं। अच्छा ये जो अभी पॉइंट, अच्छा मैंने ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, ये वाली जो अभी स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसके बाद मैंने यही चीज दोबारा लिखी क्योंकि ये इसके साथ तो ये भी आ रहा था ना, इक्वल टू टेंजेंट। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो गया तो इसकी जगह मैं सिर्फ ये वैल्यू लिख दूंगी, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस और ये वैल्यू आ जाएगी। अब यही मैंने पूरी वापस यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू कुछ इस तरह निकालेंगे, एक मिनट में। साइंटिफिक कैलकुलेटर, टेंजेंट्स है हमारे पास, हमने किस चीज की वैल्यू निकालनी है? थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे ये हमारे पास बराबर होगी, ये आपके पास बुक में भी होगा, मैं आपको जी बुक का पेज नंबर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं उन्होंने बुक में एक टेबल पे। अच्छा ये अगर आप साइंटिफिक अभी यहाँ से जो मैं कैलकुलेटर से है इससे आपको इतना समझ नहीं आएगा जितना अगर आपके पास जो अपना कैलकुलेटर होगा उससे आपने करना क्या है, पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट के बटन के प्रेस करने के बाद आपने टेंजेंट का बटन प्रेस करने के बाद उसमें वैल्यू पुट कर देनी है 2.5। तो आपके पास कैलकुलेटर जो है वो एग्जैक्ट आपको वैल्यू दे देगी इसकी 22.6। मिस ये आ रहा है
जी ठीक है, 0 और भी 67.38 डिग्री। चले यही है। अब आप बुक में देखो, बुक में आपके पास इन्होंने आंसर क्या दिया है, बुक में आंसर इन्होंने 67.4 दिया है। तो यहाँ पे देख लो कि इनकी 3 के बाद जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। हमने एक नंबर इसको दे दिया, ये हो गया 67.4 और 8 को हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास आंसर इसका 67.4 आ जाएगा कि इसका जो थीटा की वैल्यू है वो ये है। और मतलब दोनों आंसर न्यूटन जो भी है जी ये वैसे ही नहीं, 13 आंसर तो न्यूटन हम लोगों ने निकाला। ये हम निकाल चुके हैं ना। ये वाला देखो बैक पे, ये वाला जो हमारे पास आंसर आया है, तो दो आंसर उन्होंने, दो चीजें चाहिए थी वो दोनों हमने फाइंड आउट करके दे दी। ओके क्लियर हुआ ये? जी। अच्छा, इसमें अगर आपने कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ लो, नहीं फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ। नो मिस, समझ में आ गए। आ गया, चलो ठीक है। अब उसके बाद नंबर 5 वाला न्यूमेरिकल देखो। अच्छा, एक कार के पहिए कांट खींचने के लिए 400 न्यूटन की कुवत 25 सेंटीमीटर लंबे स्पिनर पर अमूदन अमल कर रही है। यानी हमारे पास एक गाड़ी है, उसका जो पहिया है, अब हमने क्या करना है उसमें, वो करना है, इसमें टर्निंग इफेक्ट लेकर आना है। उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको मोड़ रहे हैं या उसके नट को स्पिनर की मदद से खोलते हैं। जब हम स्पिनर की मदद से उस नट को खोलेंगे तो वहां पे हम उस पर कितनी कुवत लगाएंगे, उसमें 400 न्यूटन हमने अपनी कुवत लगानी है। और स्पिनर की जो लंबाई है या उसका जो हैंड है वो कितना है, वो 25 सेंटीमीटर है। इससे पैदा होने वाला टॉर मालूम करना है। हमने इसमें सिंपल टॉर करना है। तो टॉर की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, अब वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो जो वैल्यूज दी हुई हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4.5 है। हमें इन्होंने दिया क्या क्या है, पहले इन्होंने हमें फोर्स या कुवत दी है जो कि बराबर है, यानी F बराबर है 400 न्यूटन के, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है उसको हम लोग करते हैं L से, या उसकी लेंथ है, ठीक है, स्पिनर की, उसको हम L से जाहिर करेंगे। वो हमारे पास बराबर है 25 सेंटीमीटर के। अब सेंटीमीटर दिया है तो हमने क्या करना है, इसको हमने चेंज करना है किस चीज़ में, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस 25 को डिवाइड करूंगी किस चीज़ पे, 1000 पे करूँ या 100 पे? नो मिस 100 पे। 100 पे, गुड। तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब अमूदन अमल कर रही है, तो इस जब वो अमूदन अमल कर रही है तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, तो इसका जो यहाँ पे जाविया बन रहा है वो बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के, ठीक है, 90 डिग्री का। इस तरह उस पे ये जो है, ये हमारे पास स्पिनर है तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का। ये चीजें आ गई। हमने निकालना क्या है, हमने टेंजेंट, हम लोग टॉर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, टॉर्क। जी। तो टॉर हमने मालूम करना है। मेरे पास तीन चीजें आ गई हैं, एक एंगल आया है उसका, एक फोर्स की वैल्यू आई है और उसकी लंबाई आई है। अब हमने टॉर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो टॉर को निकालने की, तो टॉर का मेरे पास ये फॉर्मूला साइन हो जाएगा, ये बराबर होगा फोर्स, जी जी, ठीक है, और उस फोर्स की लेंथ साथ में, अब वो लेंथ जो है वो किस चीज में उस पर अमल कर रहा है, उसका जो एंगल है वो 90 का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि वो क्या है, इस एक्सिस पे, यानी वो y एक्सिस पे उस पे अमल हो रहा है। जब वो y एक्सिस पे होगा तो मैंने पहले ही बता दिया था कि फोर्स जो है y एक्सिस में होगा तो वो बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक। साइन थीटा, जी। फोर्स की वैल्यू कितनी है, कितनी फोर्स लग रही है, 400 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। लेंथ कितनी है, 0.25 मीटर की लेंथ है, ठीक। और साइन मैं वैसे ही लिख देती हूँ, थीटा की वैल्यू जो एंगल है यहाँ पे वो कह रहा है कि अमुदन वो अमल कर रही है तो वो किस चीज के बराबर होगा, 90 के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं ऐसे करती हूँ, इस साइन 90 की वैल्यू निकालती हूँ। आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। पहले साइन का बटन प्रेस करो, उसके बाद 90 करो और फिर उसका आंसर आएगा वो मुझे वैल्यू बता दो। साइन का फिर 90 का, जी साइन 90, सिंपल, शिफ्ट नहीं प्रेस करना, ठीक है। शिफ्ट हम हमेशा क्या होता है उसके इनवर्स के लिए अप्लाई करेंगे।
अच्छा यहाँ पे देख लो, मैं इधर से करके बता रही हूँ कि यहाँ पे देख लो मैंने लिया है साइन, ठीक है, साइन के साथ मैं यहाँ पे वैल्यू लगा रही हूँ 90, तो ये बराबर किस चीज की हो रही है? 100 न्यूटन। नो, 1 के इक्वल है ये। अब आपको नजर आ रहा है ना? जी ये देखो, मैंने पहले क्या किया है, आप पहले 90 को लो, 90 के बाद उसमें साइन की वैल्यू अप्लाई कर दो, 90 साइन लिखोगे तो वो वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। कैलकुलेटर में करके देखो अभी, जी 90 और साथ में साइन लगा दो। जी मिस, वैल्यू भी। 1 की वैल्यू आ गई, 1 आ गया ना इसका, जी तो इस जी पूरे जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। फिर यहाँ पे 400 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था 0.25 के साथ, तो वो बराबर हो गया 100 के। न्यूटन मीटर लिखा है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फोर्स का भी यूनिट आ जाएगा, और जो लेंथ है उसकी, उसने कितना फासला कवर किया है, लंबाई उसकी कितनी है, उसका मीटर आ जाएगा। तो 100 न्यूटन मीटर हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद साइन 90 की जो वैल्यू है वो 1 है। अब 100 को जब मैं एक के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 100 1 जार 100 न्यूटन मीटर जो है वो इसकी क्या आ गई, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। जी वैल्यू। क्लियर हुआ? जी मिस। अच्छा, इसमें कोई चीज पूछनी हो आपने? मिस सिर्फ ये पूछने के 100 कैसे है मिस? अच्छा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि 100 इस तरह आया है कि जब मैं इस 400 को मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं, ज़रब हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैंने 400 को मल्टीप्लाई किया 0.25 के साथ। ये मैं इसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके आपको बता देती हूँ। 400 मल्टीप्लाई 0.25, ये बराबर हो गया 100 के। जी मिस। ठीक है, अब ये इस तरह को न्यूटन है, एक से फिर 100 न्यूटन आएगा जी। मीटर। फिर उसके बाद जी मिस। हम न्यूटन मीटर इसलिए गा रहे हैं क्योंकि वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फोर्स का जी यूनिट भी आ जाएगा और उसके मीटर का यूनिट भी आ जाएगा, दोनों। जी 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 मिस। अब क्लियर हो गया ये पॉइंट? जी मिस। उसके बाद इसका पांचवा है मोमेंट का असूल बयान करें। फिर उसके बाद जी नंबर 6 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ करें। उसके बाद 7 नहीं है, फिर आ जाओ नंबर 8 पर, कपल की वजाहत जी मिसाल देकर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है इक्विलिब्रियम की 2 शराइत बयान करें। देखिए अभी वो शराइत मैंने आपको बता दी, इधर उन्होंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है और टॉपिक में ये चीज नहीं थी, तो वो अभी आपको क्लियर हुआ, तो अब आराम से इसका ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है इक्विलिब्रियम की मुख्तलिफ हालतों के नाम लिखे। तो इसकी मुख्तलिफ हालतों के नाम, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड जो है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके मिस, मैं वहाँ पर देख लूँ। ठीक है, ये आपके चैप्टर में भी ये चीज दी हुई। जी जी ओके, क्लियर? जी जी मिस। चलिए, ओके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तो आप ये अपना काम कर लेना। ओके मिस। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।